अद्य मङ्गलवासरः अथवा भौमवासरः फाल्गुन पौर्णिमा एवं कृष्णप्रतिपदा च दिनांक 7 मार्च 2023 चरक चिकित्सा सामध्याय 1 रसायनात शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरसं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरैतैः समुदितैः यत्कार्यं ततनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं विप्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम हरितकी की बात कर रहे थे। हरितकीम पंचरसाम उष्णाम अलवणाम शिवाम। पंचरसात्मक है उष्ण और अलवण इस प्रकार के, बाकी 5 रस है। शिवा है, ये एक अलग बात है। दोषानुलोमनिम लघ्वीम दिव्या दीपन पाचन। तो लघ्वी है ये मेरे भी हिसाब से मैंने शायद मैं भूल गया था, मैं गुरु समझता था। और दीपन पाचनी है। आयुष्या पौष्टिकी धन्या वयसा स्थापनिम कराम। तो आयुष्य पौष्टिकी भी है, ये भी एक अजीब बात है। जबकि हम हरित की एक अपतर्पण करने वाली दवाइयां इस प्रकार के समझते हैं। सर्वरोग प्रशमनिम बुद्धिन्द्रिय बल प्रदान। सभी रोगों का नाश करने वाली और बुद्धि इंद्रिय बल देने वाली इस प्रकार की। तो खास करके इसके हिसाब से मतिबंध बालकों में या ऑटिज्म के बालकों में हर की घीस के मध शहद के साथ घीस के देने के लिए मैं बोलता रहा हूँ। कुष्ठम गुल्मम उदावर्तम शोषम पांडवामयम वदम अर्शांसि ग्रहणी दोषम पुराणम विषमज्वर रुद्रोगम तो शिरोरोगम अतिसारम अरोचकम कासम प्रमेह मानाहम प्लीहानम उदरम दमम कफ प्रसेकम वैश्वर्यम वैवर्ण्यं कामलां कृमि श्वयसं तमकं छर्तिं क्लैब्यम अंगावसाधनम स्रोतो विबन्धान विविधान प्रलेपम हृदयो रसोः प्रतिबुद्धि प्रमोहं च जयेत् शीघ्रं हरिते। तो काफी वाइड रेंज है। और इसमें अतिसार भी है, अतिसारम अरोचकम इस प्रकार का। अर्श ग्रहणी दोष पुराण इस प्रकार का विषम ज्वर गुल्म उदावर्त शोष पांडु मद रुद्रोग शिरोरोग अतिसार अरोचक कास प्रमेह आनाह प्लीहा उदर नवीन इस प्रकार का। कपु प्रत्येकम वैश्वर्यम वैवर्ण्यम कामलां कृमि
श्वयथो तमक छदि क्लैब्यम अंगावसाधनम, क्लैब्य भी इसमें है और अंगावसाधन ये भी बात कही गई है। स्रोतो विबंधान विविधान प्रलेपम हृदय रसो, तो विविध स्रोतो विबंध इनका नाश करने वाली और हृदय और उरस में प्रलेप, तो खास करके आज का जो हृदरोग है जिसमें स्रोतो विबंध ये प्रधान इस प्रकार का है ISD वाला, उसमें हरतकी के बारे में जरूर सोच सकते हैं। अजीर्णिनो रूक्षभुजा श्रीमद्य विषकर्षिताः सेवेरन्नाभयामेते क्षुतृष्णोष्णार्पिताश्च। ये प्रक्षिप्त श्लोक है। अजीर्णी रूक्ष भोजन करने वाले श्रीमद्य विषकर्षित और क्षुतृष्ण उष्ण से अर्पित ये जो है वो अभय का सेवन नहीं करे। अध्वाति खिन्नो बलवर्जित वृक्षो क्षाम, इस प्रकार का भाव प्रकाश में श्लोक है इस प्रकार से। तान गुणावस्थानि कर्माणि विद्यात् अमलकीषु अपि यानी युक्तानि हरितका गृहस्थति विपर्यय। जो गुण और कर्म हरितकी के बारे में बताए गए हैं वही शोधन कर्म रसायन है का संतर्पण रोगाद्यादि का है। इस प्रकार से संतर्पण में ही ज्यादा प्रयोग करना है इसका। फिर भी पुष्टिदायक भी है, पौष्टिकम धन्याम, ये जो बात बताई गई है ये महत्वपूर्ण इस प्रकार की रहेगी। तो मुझे लगता है कि जिनके बारे में इतना सारा वर्णन है उनका हम अच्छी तरीके से प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ये एक बात है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज इसमें है कि वनस्पति होने के कारण शायद डोज ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा इस प्रकार का, नहीं तो उसी वनस्पति की उसी को भावना देके वीर्य वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि कम मात्रा में काम कर सके। और इसमें शायद हम कज्जली मिला सकते हैं तो योगवाहित्व उसमें आ जाएगा और टिकेगी भी ज्यादा। जैसे सूक्ष्म त्रिफला मामा गोखले ने प्रचलन में लाया, लेकिन वो केवल एक एंटीबायोटिक्स के पर्याय के रूप में उसका प्रयोग होता रहा। त्रिफला की हैसियत से सूक्ष्म त्रिफला प्रचलन में नहीं है तो अगर उसी की भावनाएं देखकर फिर कज्जली डालते हैं तो शायद ये बात बनेगी और कम मात्रा में इसका असर इस प्रकार का होगा। तो वैसे भी हरितकी का अगर कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। और अलवणा है, इसके साथ नाग या सैंधव ये अगर देते हैं षड्रसात्मक संयोग इस प्रकार का हो जाता है। तो जितनी मात्रा में हरितकी और अमलक का हमें प्रयोग में लाना चाहिए उतना तो है नहीं प्रचलन। एक तो रसायन भी है, ये अहम मुद्दा है, व्यवस्थापन इस प्रकार की है, और दोषानुलोमन वातानुलोमन वगैरह करने वाली इस प्रकार की है, लग भी है, ये सभी चीजें, और धन्या है, शिवा है, ये भी सभी चीजें महत्वपूर्ण है इसके बारे में। तो मुझे लगता है कि जितने पैमाने पर हमें ये करना चाहिए इसका उपयोग उतना नहीं हो रहा, तो उसके बारे में थोड़ा अलग तरह से सोचना पड़ेगा। तो अमल की केवल शीतवीर्य है। अतश्चामृत कल्पानि विद्यात् कर्म भी ईदृशैः हरतिकेनां शस्यानि विषकामरतस्य। तो ईदृश कर्मों के द्वारा, इस प्रकार के कर्मों के द्वारा ये अमृत कल्प इस प्रकार के है। आ, ये सूचना बार बार आ रही है कि हिंदी या अंग्रेजी में टाइप करें, तो इसका ध्यान रखें। तो हरित और अमल का इन दोनों का प्रयोग होते रहना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात रहेगी। और फिर मात्रा ज्यादा रहेगी, यही एक
दिक्कत वाली बात है अगर केवल चूर्ण का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं तो शायद इसके बारे में हम थोड़ा सा सोचे कि भावनाएं देखकर वीर्य वृद्धि करें और फिर इन सभी दृष्टि से इसका प्रयोग करें तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। वैसे ऋतु के अनुसार हृदय की भाव प्रकाश में वर्णित है, वो भी एक ध्यान में रखने की चीज है। औषधीनां परा भूमि हिमवान शैल तत्समा तस्मात् फलानि तज्जानि ग्राह्येत काल जानि। ये एक और अलग बात है कि श्रेष्ठ भूमि जो है औषधियों के लिए वो हिमालय है। तो वहां से कालज फल इस प्रकार के इकट्ठा करें। तो अभी एक बात हो सकती है हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, यहाँ से अगर कोई व्यापारी बेचने वाले हैं हरित की वगैरह सभी जो द्रव्य है वो, तो शायद ये बात बनेगी कि हमें अच्छी क्वालिटी इस प्रकार की मिल जाएगी। अपूर्ण रसवीर्याणि काले काले यथाविध। अपूर्ण रसवीर्य होने वाले और योग्य युग काल में यथाविधि, यथाविधि भी बताए गए हैं। तो वनस्पतियों का संकलन जिस प्रकार से करना चाहिए उसी प्रकार से ये करेंगे तो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। तो पहले पिछले दिन वहां पे जाके मंत्र और प्रार्थना करके फिर दूसरे दिन जाके वनस्पति को निकाल के लेके आना है, ये एक बार महत्वपूर्ण रहेगी। तो यथाविधि होगी। आदित्य पवन छाया सलिल प्रीणितानि च। तो सूर्य वायु छाया सलिल ये सब उसको मिलनी चाहिए भली भांति। तो ये प्रीणित इस प्रकार की हो, यानी अजग्धानी अपूतीनि निर्व्रणानि अगदानि च तेषां प्रयोगं वक्ष्यामि फलानां कर्म च उत्तमम्। तो जो अजग्ध है, ये खराब नहीं हुई है, पक्षियों के द्वारा खाई नहीं गई है इस प्रकार से। अपूतिनी जिसमें दुर्गंध इस प्रकार की नहीं है। निर्व्रणानि अगदानि च जिसमें कोई भी क्षत इस प्रकार के नहीं है, और जो रोग से रहित इस प्रकार की हो, तेषां प्रयोगम वक्ष्यामि फलानां कर्म चोत्तम। तो उनका प्रयोग बताते हैं और उनके कर्म जो उत्तम है उसके बारे में बताते हैं। तो शायद ये बात हम कर सकते हैं कि हिमालय से ही औषधियाँ आए। अभी मालूम नहीं ये जो कलेक्ट करते हैं व्यापारी, वो कहाँ से लेके आते हैं, लेकिन काफी जगह जंगल है। मध्य प्रदेश में खास करके है, केरल में है इस प्रकार से। तो वहां से औषधियाँ आती होगी और ट्रांसपोर्ट में कितना पैसा खर्च होता है ये भी देखा जाएगा इस प्रकार से। तो अगर दूर से मंगवाने हैं तो ट्रांसपोर्ट में खर्चा ज्यादा आएगा, लेकिन गुणवत्ता अगर अच्छी रहेगी तो वही बेहतर ऑप्शन है कि वहीं से ये सब सब लेके आए इस प्रकार से। तो हमें इस प्रकार से लोग जोड़ने चाहिए जो वहां से माल खरीद कर सकते हैं इस प्रकार से। और अभी ये मुद्दा नहीं रहा कि कितनी महंगी दवा हो, कितनी भी महंगी दवा हो तो भी अगर उसका बहुत अच्छा परिणाम निकलने वाला है तो हम लोगों को जरूर दे सकते हैं, उसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। तो बेटर ऑप्शन ये है कि ये सब करें। पंचानां पंचमूलानां भागान् दशफलोन्मितां हरितकी सहस्रंच त्रिगुणामलकं नवम। तो 5 प्रकार के 5 पंचमूल इस प्रकार से। तो ह्रस्व पंचमूल बृहद पंचमूल ये एक हो जाएगा। बाकी कंटक पंचमूल, जीवनीय पंचमूल और कहीं पे इसके बारे में निर्देश होगा।
और एक रह गया, मध्यम पंचमूल करके है। तो हाँ, वल्ली 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 पंचमूल, हाँ। मध्यम पंचमूल है या नहीं है, मैंने कहीं सुना है। यहाँ कौन से पंचमूल लेने हैं, एक बार देखना पड़ेगा। तो दशफलोन्मित, दशफल, इतने ये 5 पंचमूलों के भाग लेने हैं। हरित की सहस्रश त्रिगुणामलकम नव, 1000 हरित की और 3000 नव आमलक, इस प्रकार का पूर्ण पंचमूल। हाँ, तृण पंचमूल भी है, वल्ली पंचमूल भी है, कंटक पंचमूल भी है, जीवनीय भी है। तो अभी थोड़ा देखना पड़ेगा कि इसमें कौन से लेने हैं। दशमूल तो लेने हैं, उसमें संदेह की बात नहीं है, वो पक्का है। लेकिन ये देखना पड़ेगा। टीकाकार ने भी कुछ नहीं किया है, ये अच्छी अजीब बात है। विदारी गंधाम बृहतिम कृष्णिपर्णिम दिदिग्दिकाम विद्याद विदारी गंधाद्यम स्वदंष्टा पंचमम गणम। तो विदारी गंधा बृहति कृष्णिपर्णी निदिग्धा का कंठकारी का पर्याय है, और शोदंष्टा पंचम, पांचवा शोदंष्टा, इस प्रकार तो वो अक्षर है। महत लघु मध्यम तृण जीवन पंचमूल, ये कहाँ से आया है, लेकिन कहाँ पे आया है? पनसलकर बुक। अच्छा। हाँ, हाँ, तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो सोर्स मिल गया। मध्यम पंचमूल मुझे भी याद नहीं है अभी। तो ये थोड़ा देखना चाहिए। यहाँ नीचे भी है, बिल्वाग्नि मंत्र शोनाकम काश्मीरिय मत पाटलाम पर्णतम शूर्प पेरण बलाम एरंडम च जीवकर्षभको मेदाम जीवंतीम सशतावरीम शरेक्षुदर्भकाशानां शालीनां मूलमेव च इत्येषां पंचमूलानां पंचानाम उपकल्पये। अरे बाप रे, हे वेगळंच आहे। तो नीचे मध्य माझ्यासमोर बुक आहे, वाचून सांगतोय। ओके, ठीक है। तो एक विदारी गंधादी एक गण हुआ, बिल्वग्निमत शौनाकं काश्मीर्य मत पाटलाम, पाटला टुंटुकैर बहत शोना पुनर्नवा शूर्प परिण्य बैला बलाम एरंडमेव च जीवकर्षभको मेदाम जीवंतीम शतावरी में जीवनीय पंचमूल है। सदैक्ष दर्भकाशानाम शालीनाम मूलमेव च, ये दर्भ पूर्ण पंचमूल है। ठीक है, इत्येषां पंचमूलानाम पंचानाम उपकल्प है, तो ये इन 5 मूलों को लेना है। भागान यथोक्तां तत्सर्वं साध्यम दशगुणेन दति, और 10 गुना पानी में ये सिद्ध करना है। दशभागावशेषम तो पूतम संग्राह्य दर्शन, दशमांश शेष रहने पर शांत कर लेना है। पुनर्नवादि मध्यम पंचमूल है। ओके, ठीक है। दशभागावशेषं तु भूतं ग्राह्य रसं हरितकिष्टताः सर्वा सर्वाण्यामलकानि च तानि सर्वाणि अनस्तीनि फलानि अप्लक्ष्य कूर्चनैः विनीय तस्मिन् निर्युहे चूर्णानि इमानि दापये। तो सभी हरितकी और सर्व अमलक तानि सर्वाणि अनस्तीनि फलानि आपोत्य कूर्चनैः विनीय तस्मिन् निर्युहे चूर्णानि इमानि दापये। तो जनरली उसी में काढ़े में पकाते हैं उनको, और फिर अनस्ती कर लेते हैं। हाँ, 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 बोलो। कूर्चनैः, कूर्चनैः क्या है?
कूर्चनम जर्जरीकरण साधनम शिलापुत्र मुसलादि। अच्छा, तो उसको पीस लेना है एक तरीके से, जैसे हम अभी करते हैं उसी प्रकार से करना ठीक रहेगा। विनय तस्मिन निर्वीय हुए तो काढ़े में छान कर ये सब अमल का हरित की निरस्ती करके डालने हैं इस प्रकार से। तो बाकी ये चूर्ण डालें, मन्दुकपर्ण्याः पिप्पल्याः शंखपुष्प्याः प्लवस्य च स्मुस्तानां सविडङ्गानां चन्दना गुरुणोस्तथा मधुकस्य हरिद्रायाः वचायाः कनकस्य च भागांश चतुष्फलान् कृत्वा सूक्ष्मैलाया त्वचस्तथा पितोबलसहस्रं च चूर्णितं तुलयाधिकम् तैलस्य द्व्याढकं तत्र दद्यात् त्रीणि च सर्पिषाः साध्यम् औदुम्बरे पात्रे तत्सर्वं मृदुनाग्निना ज्ञात्वा लेह्यम् अदग्धं च शीतं क्षौद्रेण संसृजेत् क्षौद्रप्रमाणं स्नेहार्धं तत्सर्वं घृतभाजने तिष्ठेत् सम्मूर्छितं तस्य मात्रां काले प्रयोजयेत् या नोपरुन्ध्यात् आहारम् एकं मात्रा जरां प्रति षष्टिकः पैसा चातर जीर्णे भोजन विष्यते। तो ये जो अवलेह बनाने का तरीका है, इसमें ये सब तेल, शर्करा, घृत, क्वाथ, ये सब चूर्ण उसमें डालने हैं, ये सब इकट्ठा करने हैं और उसको धीरे धीरे पचाना है जब तक ये अवलेह इस प्रकार का नहीं बन जाता। इसमें स्टेज को समझ पाना काफी मुश्किल होता है, इसलिए बाद में दूसरी जो पद्धति आई कि चाशनी बनाई, काढ़ा काढ़ा बना के उसमें शक्कर डाल के चाशनी बनाई और गोलीबंद पाक जिसको कहते हैं इस प्रकार से पाक बनाए। और ये हरित की अमल की वगैरह जो है वो तैल घृत में भ्रष्ट करके ले ले ताकि उसमें पानी कुछ नहीं रहे और स्निग्ध मृदु इस प्रकार के हो जाए। तो फिर इनको इकट्ठा करना है और बाद में शहद इस प्रकार का डालना है, लेकिन चातुर्जात भी इसी में डालने के लिए बताया गया है, ये भी बनाते समय ही डालने के लिए बताया गया है। औदुंबर पात्र का मतलब शायद ताम्र पात्र होगा, ताम्रमय, हाँ। स्नेहार्धमिति सर्पिः तैलार्धम्। कैप्लवः कैवर्तमस्तकं कनकं नागकेशरं वक् गुडक वक् है। तो इस प्रकार से ताम्रमय पात्र में बनवाना है। वैसे कुष्मांडा अवलेह भी ताम्रमय पात्र में बनवाने की बनाने के लिए कहा गया है और उस तरीके से जो बनता है वो अच्छा इस प्रकार का बनता है। तो ये बात थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी इस प्रकार से। और तत्सर्वं घृतमार्जने तिष्ठत् सम्मूर्छितं तस्य मात्रां काले प्रयोज्य। तो कितना काल रखना है ये बात नहीं बताएगी, 1-2 महीने से लेकर 6 महीने तक होता है। इसके बारे में अगर कुछ लिखा है तो देखो थोड़ा सा। और यहाँ नोपरुन्धात आहार एकम मात्रा जराम प्रति, एक खाना जिससे टल नहीं सकेगा या एक खाना ले सकते हैं दिन में, तो सुबह का खाना टल जाएगा, सुबह ये रसायन सेवन करेंगे और शाम को दूध और चावल खाएंगे, इस प्रकार की स्थिति है। तो यहाँ पे बताया गया है, फिर आगे च्यवनप्राश वगैरह के सभी के बारे में ये बात, कुटी प्रावेशिक रसायन जब करते हैं तो इसी तरीके से बनाना बेहतर इस प्रकार का है। तो एक मात्र एक भोजन तले इतना खाना, इतना ये औषध सेवन करना है, तो ये करीबन
200-250 ग्राम तक जाता है। कोलटकर सर ने च्यवनप्राश का इस प्रकार से प्रयोग किया था और 5 किलो च्यवनप्राश खिलाया था सुबह एक ही बार, और फिर भूख लगने पर आप शाम को दाल चा और नहीं सॉरी चावल और दूध ये लेने के लिए कहा था। तो जहाँ धातु बल अत्यंत क्षीण है और अग्नि अच्छा है, अग्नि अच्छा नहीं है तो ये कुछ नहीं हो सकता। तो ये बेटर ऑप्शन है रसायन इस प्रकार से करने का, जिसमें एक रसायन और आहार ये दोनों जाते हैं। तो ये करेंगे तो अच्छा इस प्रकार का रहेगा। षष्टिक पैसा चातर जीर्णे भोजन मिश्यते वेखानसा वालकिल्य तथा शान्य तपोधना रसायनमिदं प्राश्य बभूव अमितायुषा। तो वैखानस वालकिल्य वगैरह जो है अन्य सब तपोधन, ये रसायन को प्राप्त कर प्राश्य अमितायुष इस प्रकार के हो गए। अभी जब मैं इसमें गया था चेन्नई में वंश वैद्य अवार्ड्स के लिए, वहां मैंने सुना कि वैखानस ऋषियों के पूर्व ये वंशज अभी भी मौजूद है और उनकी परंपरा से ये आता हुआ इस प्रकार का है। तो ये बड़ा अजीब है। हमने उन्होंने जो लोग आइडेंटिफाई किए थे वो 10वीं पीढ़ी जिनकी है उनसे आरंभ किया था, और उसको उनको वंशश्री ये अवार्ड दिया था, हैदराबाद के कोई वैद्य थे। और फिर लक्ष्मण लावगनकर पुणे छठी पीढ़ी इस प्रकार की थी। वैसे और भी लोग निकलेंगे, पुलस्कर सर की भी पीढ़ी इस प्रकार की है। तो ये कल्पना ही थोड़ी अनोखी थी कि जिन वैद्यों ने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने वंश के द्वारा आयुर्वेद की प्रैक्टिस चालू रखी, उनका सभी का सम्मान करना, ये वातरक्त पेशंट मध्ये च्यवनप्राशचा असा उपयोग केला आहे मस्त रिझल्ट आहे ये। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी मात्रा भी नहीं ले सकते हैं। तो मैंने दूसरा एक प्रयोग किया था कि 50-100 ग्राम देना शुरू में, अगर फिर से भूख लगती है बीच में तो फिर से च्यवनप्राश ही खिलाना शाम तक। इस प्रकार से जब तक शाम में भूख लगे तब तक थोड़ा थोड़ा च्यवनप्राश देते रहना, और फिर शाम में ये चावल और दूध इस प्रकार का भोजन देना। तो ये अच्छा इस प्रकार का रहता है। तो ठीक है, एक करके देखा है तो ये भी अच्छी बात इस प्रकार की है। खास करके ये जो सांस श्वास के पेशेंट होते हैं, हृदरोग और उसके जरिए, मैं अभी नाम भूल गया उसका, किती ध्यान में आएगा। 3 किलो 21 दिवसामध्ये। ओके, तो काफी मात्रा में दिया है इस प्रकार से। सीओपीडी, सीओपीडी के जो पेशेंट्स है उसमें ये प्रयोग मैंने किए हैं और उसके अच्छे नतीजे आते हैं, ऐसा देखा है। तो ये बात कर सकते हैं इस प्रकार से। मुक्त्वा जीर्णम वपुश्चाग्र्यम अवापुः तरुणम वयः। तो जो पुराना इस प्रकार का शरीर है उसको त्याग कर तरुण वय उनको प्राप्त हुआ। डू यू वांट टू से च्यवनप्राश वर्क्स वेल विथ बनाना? बनाना कहाँ से आया? बनाने का कोई संबंध नहीं है। च्यवनप्राश केवल खाना है सुबह है, एक ही दफा खाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर अग्नि उतना सक्षम नहीं है तो शायद सुबह है फिर 10-11 बजे फिर 2 बजे इस प्रकार से खा सकते हैं, और शाम को 6 बजे दूध और चावल लेना है। तब तक भूख अच्छी लगनी चाहिए। तो ये रसायन होने के कारण तात्काल बलदायक इस प्रकार का होता है, और जिनमें ये शक्ति बहुत कम है लेकिन अग्नि ठीक है। केला मतलब ये समझ में नहीं आ रहा केला।
यूज किया। अच्छा अच्छा। तो किया है इस प्रकार से। च्यवनप्राश उष्ण पड़त नाही का? हो सकता है। तो देख कर ही करना पड़ेगा। ठंडी के मौसम में तो कर सकते हैं, उसमें थोड़ा अग्निबल भी अच्छा रहता है। और वर्षा ऋतु में प्रकृति को देख कर ही करना पड़ेगा इस प्रकार का। तो इस प्रकार से च्यवनप्राश या ब्राह्म रसायन या अभयामल के रसायन वगैरह वगैरह, ये सभी इस प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं। कुष्मांड रसायन, इलाजी रसायन, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जबकि धातु बल अत्यंत क्षीण है, तब ये प्रयोग करना बेहतर इस प्रकार का रहेगा। हाँ बोलो। नमस्ते सर। हाँ। हिंदी। ओके। सर ये अभी च्यवनप्राश का जो मैंने बताया, तो वातरक्त के काफी मतलब 9 पेशेंट किए हैं और इसी तरीके से मतलब 7 दिन में 1 किलो यूज करना है च्यवनप्राश और सुबह पेट साफ होने के बाद देना है। क्वांटिटी ब्रेकफास्ट उसको होने के बाद। पेट पेट साफ होने के बाद हाँ, पेट साफ होने के बाद, सुबह। ठीक। हाँ हाँ। हाँ, तो सुबह पेट साफ होने के बाद ये च्यवनप्राश खाने के लिए देना है और अच्छी तरह से चबा के खाने के लिए देना है। उसके बाद बस 1 घूंट गर्म पानी पीने के लिए कहा था। हम्म और उससे ये देखा गया कि पहले थोड़ा-सा ये डर था कि वातरक्त के जो सारे पेशेंट मैंने ये देखे उसमें बस 1 स्टूल था और बाकी सारे कृश थे। हम्म तो इसमें थोड़ी-सी चिंता थी कि यूज़ करें इतनी अ, मात्रा में कि क्या करें? क्योंकि फिर से अगर लूज़ मोशन हो जाएँगे, इतनी हम्म क्वांटिटी लेने के बाद, तो हम्म फिर से अगर वेट लॉस हो गया तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। हम्म पर पहले पेशेंट में ही जब यूज़ किया तो ये देखा गया कि 2.7 केजी वेट हम्म गेन हो गया और सिम्पटम्स जो ऐसे थे, मतलब ये पहला पेशेंट ही ऐसे था कि जिसको बोला गया था कि इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट ने सारे मुंबई तक जाके आया था वो और उनको बोला गया था कि आपका कोई ट्रीट होने वाला नहीं है। मतलब हम्म ये ट्रीट होने से आगे चला गया है और तो इवन बीमारी क्या थी? अ सर मैंने वातरक्त ऐसे डायग्नोज किया था, वो आए थे कि पूरे जॉइंट्स स्टिफ हो गए हैं, इवन स्वेलिंग जिस तरीके से हम वातरक्त में देखते हैं वो टिपिकल स्वेलिंग था और वेट लॉस 1 महीने में 8 केजी वेट लॉस उनका हुआ था। हम्म वातरक्त और प्रतिशय की हिस्ट्री थी उनको ऐसे पहले। हम्म तो इस पेशेंट में देखा गया है कि इतना च्यवनप्राश यूज करने के बाद उनको पहले तो 6 दिन में कोई ये नहीं हुआ था कि लूज मोशन नहीं हो गए थे। लेकिन हम्म 7वें दिन से 3 बार 4 बार ऐसे लूज मोशन हो रहे थे। लेकिन हम्म स्ट्रिक्टली ये कहा गया था कि च्यवनप्राश लेने के बाद कुछ नहीं खाना है जब तक कुछ खाओ ऐसे फीलिंग नहीं होती है। तो वो हम्म एक चार्ट भी बनाया था उस तरीके से कि कितने हम्म बजे भूख लगती है, क्या खाओ ऐसे लगा और कितना क्वांटिटी में वो गया। क्या खाओ इसके लिए ऑप्शन 2 ही रखे थे। एक है कि चावल का पानी बस ले सकते हैं या बस बिना सॉल्ट का चावल और उसके साथ गाय का दूध और वो दूध लेने के बाद फिर से लूज मोशन ना हो इसीलिए बस वो गीला हो जाए इतना ही, मतलब गिरने के लिए परेशानी ना हो उतना ही बस ले ले। तो ऐसे बोला गया था और उनका 2.7 केजी वेट बढ़ गया था एंड इवन सारा स्वेलिंग सारी जो पेन थे वो सारे के सारे चले गए थे। तो उसके बाद मैंने ऐसे 9 पेशेंट किए। स्टूल पेशेंट थोड़ा-सा लग रहा था कि इससे क्वांटिटी बढ़ा दे क्या कि क्या करे? तो पहले महीने में नहीं किया था लेकिन दूसरे महीने में मैंने 4.5 किलो भी यूज़ किया है सर, स्टूल अच्छा। पेशेंट। तो हम्म उन 6 बार 7 बार ऐसे लूज़ मोशन हो गए और उनका वेट लॉस भी मैंने उनमें देखा। मतलब जो स्टूल था हम्म उसमें 6-7 बार वेट लॉस होके वो भी अच्छे हो गए। मतलब एक हम्म च्यवनप्राश का ये यूज़ अभी ये रसायन पाद आई डोंट नो कि रसायन पाद अभी यूज़ करने से मुझे क्लिक हो गया कि हाँ, हम जो पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में कहीं न कहीं था और उस तरीके से यूज़ किया था। हम्म लेकिन जब यूज़ किया था तो ऐसे लगा था कि हाँ, ये ऐसे एक थॉट
जनरेट हुआ था माइंड में और वो बस उसका इम्प्लीमेंटेशन किया था, लेकिन विथ रेफरेंस मुझे अभी ये मिल गया, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये शेयर भी कर दिया। ओके, थैंक नहीं यू अच्छा सर। रहा। मैडम मैं मतलब थोड़ा सा मैडम मैं डॉक्टर वंदना बोल रही हूँ, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करी। हाँ। मैम एक दो चीज पूछनी है कि क्या आपने च्यवनप्राश स्टार्ट किया उसके पहले आम पाचन या कुछ ऐसा किया था? दूसरा, क्या आपने दूध और भात ही क्यों दिया? और अगर हमको भात नहीं देना तो फिर हम दूसरा और क्या ऑप्शन कर सकते हैं? ऐसा कुछ दूध आपने और विचार भात नहीं देना ऐसा रेफरेंस तो नहीं है, क्योंकि शाली तो हम और दे सकते मैम हैं, बस बात मैम ये है। वातरक्त मैम एक मॉर्निंग वातरक्त की कौन सी अवस्था में आपने ये यूज किया? ये गंभीर रसायन। अवस्था के सारे केसेस है। ओके मैम। हाँ, और उसके पहले पाचन मैंने किया था, दीपन पाचन लेकिन किससे किया था? हाँ मैं बताती हूँ कि मैंने रसपाचक यूज किया था, और दैट टू पर्टिकुलरली विथ मनुका, मतलब मनुके स्मैश करके लेने हैं और उसके साथ वो रसपाचक की मात्रा देनी है। ऐसे मैंने उनका दीपन काल पाचन कौन किया सा था। मैम? अपन क्या? काल काल कौन सा रसपाचक वैनोदानी, देने? आफ्टर लंच एंड डिनर। हाँ। यस, थैंक यू। मुझे क्या लगता है कि इनका प्रयोग हमें करना चाहिए, ये बेटर ऑप्शन होगा। और खास करके जो असाध्य माने गए हैं रोग, सर पण नमस्कार सर, इथे असं त्या पेशंट मध्ये अग्निमांद्य जास्त प्रमाणात असतं ना, मग पचायला जड होईल, मग दीपन पाचन मैडम प्लीज देऊनच मराठी में नहीं बोलो प्लीज। हाँ वो हाँ तो बोला करना ना। ही चाहिए, पाचन दीपन जो है वो करना ही चाहिए शुरू में। और अग्नि जब इस स्थिति में आए कि इसका पचन कर सके, तभी आरंभ करना है। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, ये भी बात रहेगी। सर मैंने यहाँ पे पहले रसपाचक दिया था, और इवन मैंने तिक्तक घृतपान चालू किया था। तो तिक्तक घृतपान चालू करने के बाद मुझे ये लगा कि वो जो स्वेलिंग है वो चौथे दिन फिर से बढ़ रही है, तो इसीलिए वो थॉट वहां पे ब्रेक करके फिर आगे क्या करना चाहिए ऐसे आया था। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा इसके साथ मैंने नो डाउट कि दूसरा भी जो कॉम्बिनेशन है, दैट मीन्स कोकिलाक्ष देनी है, और वो भी गंधर्व हस्तादि के साथ वाला जो एरंड एरंड अमृता और गंधर्व हस्तादि, ऐसे जो वैशज रत्नावली का हम पाठ है। गंधर्व हस्तादि तेल देना है तेल या? तेल तेल, हाँ तेल। तो गंधर्वास्तादि मतलब वहां पे बस एरंड तेल ऐसे आया है, लेकिन मैंने गंधर्वास्तादि एसडीएम का जो है वो यूज किया था, तो ये मैंने यूज किए थे। तो बस यहाँ से ये निकालने के बाद, मतलब तिक्तक घृत जो है उसका पान निकालने के बाद मैंने च्यवनप्राश ऐड कर लिया, और बाकी सारी दवाई जो थी वो पूरी की पूरी बंद करा दी। तो इसके साथ बहुत अच्छे रिजल्ट मिल गए। मतलब च्यवनप्राश एक ही मेडिसिन ऐसे यूज करो कि जितनी मात्रा में आप दे रहे हो तो उतनी मात्रा में वो जाए, तब जाके ये अच्छे रिजल्ट मुझे सामने मिले थे। मैम इसमें संप्राप्ति का कैसे विचार किया आपने? जो हमारे स्रोतस चेंज हुए थे उसमें संप्राप्ति का कौन सा और कैसे का विचार विघटन? किया, मतलब गंभीर अवस्था पाके वो हाँ। क्लियर पिक्चर ही था कि ये वातरक्त की गंभीर अवस्था है। मतलब अभी क्रोनिसिटी। नहीं, हाँ, ऐसा है इसमें कि जब तक दोषों का शमन करके रोग में सफलता पाई जाती है वो तो ठीक है, लेकिन जब धातु बल बहुत ही क्षीण हो जाता है और दोषों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर रसायन का बल मिलता है। बलम ही अलम दोषहरम परम तच्च बलप्रद। बल ही दोष निग्रहण करने में समर्थ होता है, और इस प्रकार की दवाइयाँ जो है वो बल देने वाली, पर बल देने वाली इस प्रकार। जैसे मैंने सीओपीडी की बात कही, या फिर फुल्ली ब्लोन एड्स, इस प्रकार के जो है इनमें भी हम इसके बारे में सोच सकते हैं। राजेश माँ, जो मरीज एकटी नहीं लेना चाहते हैं और या उसकी रेजिस्टिविटी आ जाती है, इस प्रकार की स्थिति है, तो उसमें भी ये शायद हम कर सकते हैं। और वहाँ शायद बकरी का दूध लेने के लिए कह सकते हैं।
तो ये बात रहेगी। दूध और चावल ये वाजीकरण में आया है। लेकिन तो चावल में सर साल्ट डालना है क्या? क्योंकि दूध चावल और उसमें चावल में साल्ट होगा तो विरुद्ध होगा ना। चावल में क्या होगा? सॉल्ट नहीं डालना है। हाँ, वही पूछना था। दूध चावल और लेना है तो उसमें सॉल्ट नहीं डालना है। शायद तो शक्कर डाल सकते हैं, या ओके, नॉर्मल टेम्परेचर का हो तो शहद भी डाल सकते हैं, लेकिन सॉल्ट नहीं डालना है। ये तो सही है इस प्रकार से। सर सॉल्ट की इच्छा तो करेगी पेशेंट की, फिर क्या करेगी? हाँ, नमक की इच्छा तो करेगी ना, तब सर क्या सेंधव करेंगे? यूज कर सकते हैं, ऐसा सेंधव। है ना, नमक के बारे में आप चाहे तो एक बार ये सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवा ले। अभी ज्यादा तक कठिनाई जो आती है, सीरम सोडियम, सीरम क्लोराइड ये कम रहते हैं। खास करके जिनके घरों में टाटा साल्ट का प्रयोग है, वहां पे ये दोनों कम इस प्रकार के दिखते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो उसको पहले ठीक करे और फिर बाद में करे। मैं कैंसर के मरीजों को 6-6 महीने तक केवल दूध पे रखता हूँ, और बीच बीच में कभी ये सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवा लेता हूँ। कुछ भी परिणाम नहीं आता। षण्मासन क्षीरवृत्ति स्यात्, ये जो उधर में कहा गया है कि 6 महीने तक केवल दूध पे रखना है, तो उसके आधार पर ये अच्छा इस प्रकार का काम करता है। और इसलिए चाहिए कि हम दूध चावल शाम को दे दे। ऑलिगोस्पर्मिया वगैरह के जो पेशेंट है, उनमें भी ये अगर करते हैं कि शाम का खाना सिर्फ दूध चावल ये, या फिर रसोदन या कुक्कुट मांस का मांसरस और चावल, क्योंकि वो वृक्ष है, तो ये बीच सर बीच में थोड़ा परिवर्तन होता आम मौत के पेशेंट जो रहते हैं, जिनका बल बहुत क्षीण रहता है और क्रॉनिसिटी पे चला जाता है, तो है। उस टाइम पे हम विचार ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि कर उधर भी सकते हैं। अग्निमांद्य रहता है और बराबर, पेशेंट का बल भी क्षीण रहता है। बराबर। और खास जब हम करके जो स्टीरॉइड डिपेंडेंट पेशेंट है, ऑटोइम्यून के जो बहुत सारे पेशेंट्स है अभी, इन सभी में इसके बारे में सोच सकते हैं इस प्रकार का। जिनका टाइटर 200 से भी अबव है, आरए फैक्टर पॉजिटिव है, उनमें भी हम, लेकिन उसका अग्निमांद्य का विचार करना चाहिए ना। तो स्टार्टिंग में हम ये च्यवनप्राश दिन भर, आपने जो टाइम बोला, या पेशेंट के बल और अग्नि का विचार करके, तो रात को मांसरस सिर्फ देख के, तो उसकी जो अग्निमांद्य या स्टिफनेस जो रहता है, तो वो बढ़ सकता है क्या सर? अग्निमांद्य नहीं बढ़ेगा। ये ऐसा है थोड़ा सा कि बल अगर बढ़ेगा तो दोषों पर काबू पा सकेंगे, ऐसा है इसमें। तो अभी तो इन्होंने 9 मरीज, हाँ, मरीजों को रखा सर है। मतलब रक्त पाचक रक्त पाचक देने से काफी वातरक्त के पेशेंट में बहुत अच्छा रिलीफ हो ही जाता है। पर मैडम का जो प्रयोग है वो ये कि उन्होंने ऑटोइम्यून के जो टाइटल्स वगैरह देखे, उसके बाद जो हम लोगों के बीच में शेयर किया वो है च्यवनप्राश का यूज, जो कि यूजुअली घरों में रखा रहता है, 1 आध चम्मच सब लोग खाते हैं। पर इन्होंने हाँ, जो ये प्रयोग किया ये बहुत अच्छा है कि अच्छे से दीपन पाचन करने के बाद हाँ, केवल च्यवनप्राश और दूध भात पे रखने का जो उन्होंने प्रयोग किया, तो इसको हम लोग अपने पेशेंट्स में कर सकते हैं। स्पेशली आपने जब बताया कि इसका प्रयोग हम लोग ऑटोइम्यून में कर सकते हैं, साथ में ओलिगोस्पर्मिया में, या राजयक्ष्मा से जो पेशेंट वीक हो गए हैं, या जैसे मैडम कह रही थी आम वात। लेकिन इन सब में जरूर तैयारी करके ही रसायन, क्योंकि हम लोग सभी यूज करते हैं, पर यहाँ मैडम का प्रयोग जो है वो च्यवनप्राश पे केंद्रित है, तो ये हम लोग सब ट्राई कर सकते हैं सर। बहुत अच्छा बताया मैडम ने, What तैयारी के साथ। precaution we are अब supposed to केवल take, that च्यवनप्राश का she ही should प्रयोग करें omit. ऐसा भी नहीं है। रसायन में काफी द्रव्य है। जी सर, हम लोग यूज करते हैं रसायन, लेकिन च्यवनप्राश का मैडम का एक्सपेरिमेंट है, तो उसको हम लोग मतलब इस तरीके से च्यवनप्राश हमने नहीं दिया सर किसी को, ना सुना हमने। उस मात्रा जी में नहीं प्रयोग करते ना। हाँ, नहीं, उस मात्रा में रसायन उनका सेवन नहीं करते हैं। तो उस जी मात्रा में अगर करते हैं रसायन सर अभी तक मतलब जो आगे भी आए आप लोगों हैं ने, तो सर उसकी मात्रा बढ़ाता होता है। आप लोगों ने जो बताया है कि पहले शोधन कर्म करने के पश्चात रसायन का उपयोग होगा, तो मतलब अच्छा रहेगा। तो अभी यहाँ पर सिर्फ अग्निमांद्य को दूर कर कर ही
रसायन का प्रयोग किया गया है। हेलो हेलो मैडम यहाँ पे अग्निमान दिवस दूर करके हम च्यवनप्राश यूज करें ऐसी बात नहीं है। विद दैट बराबर च्यवनप्राश है, लेकिन कुछ भी नहीं करते। शोधन तो हो ही रहा है ना, मतलब पहले 3-4 दिन आपको शोधन नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने मात्रा जो यूज करी वो ऐसी बात नहीं है कि पहले दिन में ही पेशेंट को बिठा लिया और उसको 125 ग्राम खिला दिया, ऐसे नहीं है। उसकी मात्रा डे बाय डे बढ़ाते गए। जैसे पहले 7 दिन में 2 चम्मच 4 चम्मच ऐसे कर लिया, तो उसके बाद उसको 6 PM भी रखा था। मतलब ऐसे नहीं है कि वो मात्रा बस सुबह ही दी थी। लेकिन एक पेशेंट में ये एक्सपीरियंस आने के बाद फिर डायरेक्टली हम इस कंक्लूजन पे आ गए थे कि हम 150-200 तो इतना तो खिला ही सकते हैं, बस उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि दूसरा कोई नहीं लेना है। इवन ये चावल और दूध भी नहीं लेना है। और जब पेशेंट की अवस्था इतनी गंभीर रहती है तो वो मान ही जाते हैं। तो मैम क्वांटिटी इसने हम कैसे मैम इसने बेनिफिट कैसे दिया होगा च्यवनप्राश ने? आपको क्या लगता है कि जो आप इसकी बता रही हैं कि गंभीर वातरक्त था और मुझे एक्चुअली जैसा आपने डिस्कस किया इसमें कि इसमें स्टिफनेस भी थी, लार्जर जॉइंट्स इन्वॉल्व थे, तो ये संप्राप्ति कहीं ना कहीं मुझे आमवाद से ज्यादा नजदीक लग रही है। आमवाद तो क्योंकि बिल्कुल नहीं था। क्योंकि ये वातरक्त ही चरक ने आमवात के पेशेंट को, चरक ने आमवात अलग से डिस्कस किया ही नहीं है, चरक ने आमवात वातरक्त में ही आमवात को इंक्लूड कर दिया है। तो मुझे कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जो गंभीर वातरक्त का यहाँ पे चर्चा या जिक्र होता है, स्टिफनेस तब तक नहीं होगी जब तक आम नहीं होगा। आम स्टिफनेस का एक इम्पॉर्टेंट कारण है, मॉर्निंग स्टिफनेस आम की वजह से होगी, नंबर 1 चीज ये। नंबर 2 चीज, जो आप दीपनीय महाकषाय के द्रव्य या दीपन पाचन चिकित्सा करती हैं, जिसमें पंचकोल और षडूषण और फिर भल्लातक अस्थि, अम्लवेतस, अजमोदा, हिंगू, ये सब दीपनीय महाकषाय के द्रव्य हैं। तो जब दीपनीय महाकषाय के द्रव्यों से किसी पेशेंट को उपशय मिल रहा हो तो मुझे और नजदीकी लगने लग जाती है कि ये कहीं ना कहीं आम को पचाने के बाद में स्टिफनेस कम कर रहा है, तो ये आमवाद की तरफ ज्यादा इशारा करता है। तो ये थोड़ा सा और क्लैरिफाई करिएगा कि कैसे आपने वातरक्त की संप्राप्ति इसमें निकाली, और अगर संप्राप्ति निकली आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ये अगर संप्राप्ति निकली तो च्यवनप्राश में ऐसे क्या द्रव्य हैं जो जिसने उसकी संप्राप्ति को विघटन किया, दोष से सम्मूर्छना को ठीक किया? मेरा फोकस बस उस अम्लकी पे था। और बात ये थी कि 43 इयर्स ओल्ड मेल एंड जो वेट है वो 39 kg, तो कैसे भी हो तो उसका बल नीचे नहीं जाना चाहिए। तो अगर बल बढ़ाना है तो दूसरी औषधि अगर यूज कर रहे हैं तो बल नहीं बढ़ेगा, शोधन होते रहेगा। इंस्टेड ऑफ दैट हम च्यवनप्राश को यहाँ पे ले ले, ये एक थॉट जनरेट हो गया और झट से मैंने यूज कर लिया और वो वहां पे काफी अच्छा गया। तो यही लिंक लेके जब आगे वैसे ही पेशेंट दिख रहे थे कि जिनका और अगर वेट अगर लॉस। अगर आपको लगता है कि आमलकी ने रिजल्ट दिया होगा, तो आमलकी भी हम अगर जो देखते हैं तो अम्ल पित्त के उन केसेस में जहाँ पे अम्ल और द्रव गुण की प्रधानता है, वो द्रव पार्ट का अवशोषण कराता है। मतलब ये कहीं ना कहीं साम पित्त से रिलेशन शो करता है। तो आमलकी भी द्रव पार्ट का अवशोषण या आमता को ठीक करता है। तो ये संप्राप्ति और नजदीक ले जा रही है, ये कहीं बात रक्त की आमवाद तो बजाय बिल्कुल नहीं था आमवाद। सर। मतलब ये मैं एक सुझाव क्लियर देना है चाहता कि हूँ। पेशेंट सामने देखने के बाद वो पेशेंट जो है वो वातरक्त का है। वो मतलब अभी यहाँ पे सारी केस बताना है ना, तो वो डिटेल मैं आपको बताऊंगी, नो डाउट, उसमें कोई जी प्रॉब्लम नहीं है, वो सारा पेपर जी, है मेरे पास। इसमें लेकिन थोड़ा सा वो चर्चा देखो, की ये जाए। वातरक्त की अनुभव तो के आधार पर बोल रही है, बगैर अनुभव कुछ बोलना उचित नहीं है। हाँ, तुम्हारे पास वातरक्त अगर का कुछ अनुभव है इसके बारे में तो बोलो, नहीं तो इस प्रकार से आशंकाएं लेना व्यर्थ है। तुम खुद करके देखो, वही बेहतर ऑप्शन है। जी और सर फिर जी। तुम्हारे समझ में आएगा कि आम का पाचन होता है, नहीं होता है, क्या होता है। आम के पाचन के लिए लंघन करना आवश्यक होता है, और लंघन करते हैं तो दुराशक्ति आ जाती है। धातु बल जब इतना कम होता है तो उससे बात बनती नहीं है। जी सर। इसलिए जब रसायन की आवश्यकता हो वहां अब रसायन देना आवश्यक होगा। ये देखना पड़ेगा कि रसायन पचन होगा नहीं होगा, रसायन का पचन होगा या नहीं होगा। तो धीरे धीरे करके ये कर सकते हैं, ये बात सही है। तो अनुभव लेने की कोशिश करो। दूसरे का जो अनुभव है उसको हम टाल नहीं सकते।
अगर इससे रिजल्ट मिले हैं, शायद वो वातरक्त की गंभीर अवस्था हो न हो, तुम्हारे हिसाब में और कुछ हो, लेकिन तुम्हारे हिसाब में अगर तुम्हारे पास वातरक्त के मरीज है जो जिनको तुम वातरक्त कहते हो, उसमें करके देखो, तो किसी दूसरे का इस प्रकार का नहीं आएगा कि यह वातरक्त था ही या नहीं था इस प्रकार की। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के डिस्कशंस में समझ लेने की बात है और उस प्रकार से काम करने की बात है, अनुभव लेने की बात है। ये एक नया विचार है, कोलटकर सर ने ये प्रैक्टिस में लाया था। मैं भी कहीं कहीं करता हूँ इस प्रकार से, कम लोगों में करता हूँ लेकिन करता हूँ। तो ये बात सही है कि कब इसको कितनी मात्रा में कैसे बढ़ा के देना है, ये सोचना है। लेकिन जिस तरीके से अब स्टेरॉइड डिपेंडेंट पेशेंट है जिनका धातु बल बहुत ही कम है, इस प्रकार के मरीजों में कैसे मार्ग निकाला जाए, ये बड़ी समस्या है। और केवल आम पाचन लंघन से नहीं होता, आसक्ति बहुत बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की अवस्थाओं में इस प्रकार के रसायनों का सेवन करना उचित रहेगा, उतनी मात्रा में सेवन करना उचित रहेगा, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। तो खुद अनुभव लेने की कोशिश करें, यही सबसे बेहतर इस प्रकार का रहेगा। अनुभव शेयर हुए ये अच्छी बात, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि इस प्रकार का अनुभव शेयर किया गया। और निदान के बारे में जो है वो सभी लक्षण और उसकी संप्राप्ति वगैरह देखकर निदान पर पहुंचे, केवल ये एलोपैथी के पैरामीटर्स के आधार पर निदान पर मत पहुंचे, ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। तो ये बात अगर होती है तो शायद ये बात बन सकेगी इस प्रकार की। तो ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार का रसायन का सेवन बड़ी मात्रा में अगर या नौपरुंद्यात आहारम एकम मात्रा तुषार स्मृता इस पर ग्राम प्रति इस प्रकार के जो बताया गया है उसको हम जरूर आगे ले जा सकते हैं। और सिर्फ रसायन से ही इस प्रकार से रोगनाशन होता है। जो पहले बात की थी कि प्राय प्रायण रोगाणाम द्वितीयम प्रशमय वेतन प्राय शब्दों विशेषार्थो युभयम ही उभयार्थक, दोनों प्रकार की दवाइयां दोनों प्रकार के काम करती है। तो ये मतलब ही ये है कि केवल जो व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा है उससे काम नहीं बन रहा, तो उसके लिए ये रसायन चिकित्सा करना और फिर व्याधि को जीत लेना, ये करना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तो इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मैं बताता हूँ कि अनुभव अगर आपके पास है तो जरूर शेयर करें, जो भी अनुभव होगा वो शेयर करें। उसके परिणाम कैसे हुए क्या हो इसके बारे में सोचते रहेंगे, वो एक अलग बात इस प्रकार की है। किसी पेशेंट को दूध अच्छा नहीं लगता तो दूध की जगह पर और क्या यूज कर सकते हैं च्यवनप्राश के रसायन प्रयोग के बाद। वैसे ऐसा है कि मांसारस और चावल ये भी दे सकते हैं अगर मरीज ये खाने वाला है, नॉनवेज खाने वाला है इस प्रकार का। नहीं तो फिर मुद्गयूश वगैरह इस प्रकार का ही देखना पड़ेगा जो पचन होने में हल्का हो और ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं हो। लेकिन रसायनों में से अगर कुछ ढूंढ पाते हैं, जैसे दूध रसायन है उसी प्रकार से रसायनों से अगर कुछ ढूंढ पाते हैं तो बेटर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। जो भी सब्जियां वगैरह इस प्रकार की रसायन बताई गई है, काकमाची है या फिर जीवंती है, तो इनका अगर हम सेवन करते हैं चाहे चावल के साथ इस प्रकार से, तो एक बात बन सकती है जो त्रिदोषज्ञ और रसायन इस प्रकार के है तो अच्छा रहेगा। मूंग दाल यूज च्यवनप्राश कौन सी क्यों का यूज किया है, कंपनी का यूज किया है, ये शायद घर पे बनाया होगा, मनस्वी बताएगी। कंपनी का किया था या घर पे बनाया था? नहीं नहीं सर, कंपनी कंपनी केरला आयुर्वेद उसका यूज किया केरला, था। ओके। हाँ सर। तो ठीक है, हम तो बनाते हैं घर पे, तो बेटर ऑप्शन है कि घर पे बनाए। ये
अच्छा इस प्रकार हा करायला. सर, घरी म्हणजे बनवलाय, पण इतकी क्वांटिटी कधी बनवत नव्हते मी. 2 किलो 3 किलो इतकाच बनवलेला. हम्म. पण आता हे जेव्हा पेशंट बघितलेत मी, हे हम्म. कोविडचा फर्स्ट वेव्ह आणि सेकंड वेव्ह तेव्हा बघितलेले. त्यामुळे तेव्हा च्यवनप्राश माझ्याकडे नव्हता, म्हणून मग मी हा डिरेक्टली बाहेरचा वापरला. ओके, मैं हिंदी में बोलूं. इसमें हाँ ऐसा है कि घर पे बनाते हैं. मैं अभी च्यवनप्राश बड़े पैमाने पर बनाता हूँ या बनवा के लेता हूँ. 400 किलो मुझे हर बरस के लिए लगता है कम से कम. और यही सीजन है जनवरी एंड तक च्यवनप्राश पूरा कर लेने का इस प्रकार से. तो फिर आगे अक्टूबर नवंबर में फिर से नया बन सकता है इस प्रकार से. तो मैं सभी कैंसर मरीजों में प्रयोग करता आ रहा हूँ, लेकिन 1 चम्मच की मात्रा में ही प्रयोग कर रहा हूँ. उसमें भी जो कठिन अवस्थाएं हैं कैंसर की, उसमें भी शायद हम इसका ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं. जैसे इस यहाँ पे बताया गया है उस प्रकार से ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं. और इसमें अहम मुद्दा प्रशस्त धातु निर्माण ये है. और धातु बल जब बहुत ही कम है, तो च्यवनप्राश या किसी इस प्रकार के रसायन, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा प्रयोग करने के लिए. और भली भांति अगर इनका प्रयोग करते हैं तो शायद सफलता बढ़ेगी. अभी ये बताना मुश्किल है कि असाध्य साध्यताम याति. जो असाध्य है वो साध्य नहीं होता. साध्योते याति तो असाध्यताम. जो परिवर्तन आते हैं वो साध्य बीमारी असाध्य हो जाती है, लेकिन असाध्य जो है साध्य नहीं होती. फिर भी असाध्य में याप्य ये जो कैटेगरी बताई गई है, ये भी अगर हम हासिल कर सकते हैं तो भी अच्छा है कि बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, ज्यादा लाइफ मिले इस प्रकार के. HIV और CKD में जरूर करें. आज से मैं यूज करूंगा. हाँ ठीक है. अभी एक CKD के बारे में एक व्हाट्सएप पे मैसेज घूम रहा है कि अवगाह करना है CKD पेशेंट्स को. और उसका कहना था कि तीसरी किडनी खुल जाती है, ये त्वक के रूप में है इस प्रकार से. तो मैं थोड़ा देख रहा था 40 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर होना चाहिए पानी का. और अवगाह के लिए फिर डब्बा होना जरूरी इस प्रकार का है. और 2 घंटे करना है इस प्रकार का बताया गया है. तो 40-40 मिनट इस प्रकार से अगर 3 बार 4 बार करते हैं तो शायद ये थोड़ी बात, या 5 बार करते हैं तो हो सकता है. तो मुझे लगता है कि इसमें तथ्य है. मैंने एक मरीज में अभी बताया था ये, वो उतना 2 घंटे तो नहीं कर पा रही इस प्रकार से, लेकिन 40, 45, 45 मिनट करती है. और 3 बरस से डायलिसिस के ऊपर है. हफ्ते में 2 बार डायलिसिस चल रहा है. तो उसका कहना था कि जब मैं अवगाह करती हूँ तो पेशाब होती है, 300 ml तक पेशाब होती है. वैसे उसकी पेशाब करीबन बंद हो चुकी है और 50-100 ml ज्यादा से ज्यादा इतनी पेशाब होती थी, क्योंकि 3 बरस कंटिन्यूअस डायलिसिस चल रहा है. तो ये भी काफी अच्छा रिजल्ट है. अगर 40 मिनट के करने के बाद अगर इस प्रकार का होता है तो ठीक है. और उसने जो सेंटर दिखाया था उसका, ये बहुत सारे टब लगाए थे और लोगों को बुलाना, पानी में बिठाना, इस प्रकार से कर रहा था इस प्रकार से. तो ये वीडियो भी देखो. मोहाली में है सर, वो मोहाली में प्रणाम। मोहाली में हाँ, किसने मोहाली। जाके देखा है क्या खुद? देखा नहीं सर, वहाँ पे मेरे पेशेंट है, वो वहाँ गया था, वो करता है घर पे अभी, पर वो साथ साथ डायलिसिस कराता है. तो नहीं, मैं देखने में क्या ये सोच रहा हूँ शायद इसके बारे में, जो डायलिसिस पर जाने वाले लोग हैं शुरू की अवस्था में, 7-8 क्रिएटिनिन है, यूरिया 200 वगैरह इस प्रकार का है, और इनका चल रहा है कि अब फिस्टुला बना लो, रेगुलर डायलिसिस करना ही पड़ेगा वगैरह वगैरह. ये मरीज अगर हमें मिलते हैं, वो तो आते रहते हैं इस प्रकार के, तो हमारी बाकी दवाइयों के साथ या पथ्य परहेज के साथ ये अगर करते हैं तो ये हो सकेगा. स्थानिक अपन क्षेत्र में अवगाह
या सर्वांग सर्वांग अवगाह है, स्वेदन होता है इससे, या सर्वांग स्वेदन होता रहता है। अभी ये मापना पड़ेगा, 40 डिग्री सेल्सियस की जो बात कही गई है वो हम जो गर्म पानी लेते हैं उसका टेम्परेचर क्या रहता है, ये एक बार चेक करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में ज्यादा टेम्परेचर हम नहीं सहन कर सकते हैं, एक बार देखना चाहिए, लेकिन 45 भी हम सहन नहीं कर सकते इस प्रकार से। नहीं, ये तो सिर्फ पानी, गर्म पानी प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम इसमें दशमलव सिद्ध वगैरह इस प्रकार से करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, हम इसमें कुछ सुधार ला सकते हैं इस प्रकार से। सर उसमें हम ना पेटी का स्वेद भी कर सकते हैं, अगर किसी के पास वो नहीं है तो बेसिकली स्वेदन ही कराना अवगाह है, का क्योंकि मतलब एक अवगाह का मतलब अलग रहेगा। देखो, पानी की आपूर्ति हम अगर मुख से करते हैं, यहाँ पानी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ये तो सही है सभी सीकेडी पेशेंट्स में। फिर भी जो भी पानी अंदर मुख से जा रहा है, अगर उसका उदकह स्रोत काम नहीं कर रहा तो फिर उससे आम ही बनेगा इस प्रकार से। लेकिन एक त्वचा द्वारा अगर अंदर जाएगा इस प्रकार से और स्वेद को भी दूर करेगा इस प्रकार से, तो क्लेद दूर करना ये बात हो सकेगी। और इसलिए अवगाह का महत्व रहेगा, सिर्फ स्वेदन से बात नहीं होगी। करके देखो, फिर भी अगर लगता है कि बाष्प स्वेद देने से भी काम होगा, लेकिन मुझे लगता है कि बेटर ऑप्शन अवगाह का ही है। और पर्सनली हाँ, बाद में फोन करो। मूत्रपुरुष मूत्र वेग अवधारण में करना बताया गया है। तो ये अवगाह एक अच्छी ट्रीटमेंट है। अवगाह्या तुरस्तिष्ठेत अर्शक कृच्छ्रादि रुक्षुच, ये जो बात बताई गई है, तो ये अच्छी ट्रीटमेंट है। सिर्फ देखना है कि किन मरीजों में कैसे करना है। तो इसमें भी रसायन का प्रयोग कर सकेंगे। शायद कल मैं थोड़ा किडनी फेलियर के बारे में बात करूं, और उसमें जो भी कुछ सुझाव हो सकते हैं मुझे एक बार याद दिलाना, तो फिर सीकेडी के बारे में बात कर सकते हैं। और इन सभी बीमारियों में रसायन का क्या फल है ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। बरगद पत्ता डालकर अवगाह स्वेद करने से मूत्र खुलकर आता है। बरगद क्या है? होली की शुभकामनाएं। ठीक है, वट वृक्ष का वर्ड वर्ड, अच्छा ठीक है। तो ये तो आसान होगा कि वट वृक्ष, तो पत्ते तो डाल सकते हैं, ये आसानी से मिलेंगे, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है ना। आप लोगों को भी कह सकते हैं। सर स्थानिक वाला जो बोल रहे हैं सर, वो मूत्र कृच्छ में सच में यूज तो करते हैं स्थानिक वाला, तो जो पूरे बॉडी का अवगाहन नहीं कर सकते वो स्थानिक वाला जो हम लोग एटलीस्ट सीकेडी के पेशेंट में तो ट्राई कर सकते हैं ना सर? हो सकता है। जी जो कपड़े भिगोने के लिए टब आता है ना, उसमें भी स्थानिक कर सकते हैं, तो उससे जी भी फायदा होगा। कम से कम ये तो शुरू करना चाहिए। जी। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान।